गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमिता कुमारी गृह विज्ञान की कक्षा में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों का पहला क्लास है और हम लोग यूनिट 1 से शिशुओं को जानिए इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग परिचय इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के शुरुआत का इंट्रोडक्शन जानेंगे, वृद्धि और विकास से संबंधित। तो गर्भ धारण के पश्चात गर्भस्थ शिशु में वृद्धि का विकास प्रारंभ होता है। जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है, गर्भ में छोटे शिशु का विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। वृद्धि या विकास दो पृथक प्रत्यय हैं। इनके संबंध में अधिक कहने से पूर्व इसके अर्थों को पृथक यानी कि इनके वृद्धि और विकास के अलग अलग अर्थों को समझना बहुत जरूरी है। द्विवृद्धि का अर्थ, द्विवृद्धि या वृद्धि, तो वृद्धि का अर्थ है विकास की अपेक्षा वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। गर्भ धारण के पश्चात ही गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होनी आरंभ हो जाती है। वृद्धि बालक के शरीर और आकार, लंबाई और भार में ही नहीं बल्कि उनके आंतरिक अंगों तथा मस्तिष्कों में भी होती है। मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती है, बालक में सीखने, स्मरण, तर्क इत्यादि की क्षमता आ जाती है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है तो बच्चे में मानसिक विकास होना आरंभ हो जाता है, बच्चे के बुद्धि का विकास होना आरंभ हो जाता है और वो सीखना चाहता है, कुछ बातें याद हो जाती है और बच्चे तर्क करने भी शुरू कर देते हैं। हर्लॉग एक विद्वान थे जिन्होंने 1974 में वृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन माना। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। तो मात्रात्मक क्या हो गया? जिसको मापा जा सके, है ना। जैसे बच्चे की लंबाई मापी जा सकती है, उसका भार मापा जा सकता है, शारीरिक अनुपात मापा जा सकता है। तो यह वृद्धि गर्भ धारण के बाद ही गर्भस्थ शिशु से शुरुआत होकर परिपक्वता अवस्था तक चलती रहती है। ये वृद्धि कब तक चलती है? शिशु के माँ के गर्भ धारण से आरंभ, गर्भ में विकास वृद्धि शुरू होती है और परिपक्वता अवस्था तक यह चलती रहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विकास का अर्थ एवं परिभाषा। विकास एक विस्तृत प्रत्यय है। इस स्थिति में व्यक्ति में मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी आ जाता है। वृद्धि क्या था? मात्रात्मक परिवर्तन था, लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। जब तक व्यक्ति जीवित होता है तब तक विकास जो है लगातार होता रहता है। विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे परिवर्तनों की यह प्रक्रिया प्रगतिशील दिशा में होती है, जिन्हें हम धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। सही दिशा में, आगे की दिशा में परिवर्तन होता है और लगातार होता है, तो इसलिए इसे हम लोग धनात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव प्लस पॉइंट होता है। तो और अच्छा वृद्धि होता है, इसलिए इसे धनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। प्रौढ़ होने पर परिवर्तन की प्रक्रिया में अस्थायित्व तो आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है उस समय जो है उसकी जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, जिस कारण हम लोग इसे ऋणात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं विकास की परिभाषाएं। तो विभिन्न विद्वानों ने
विकास को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हडलॉक के अनुसार हडलॉक क्या कहते हैं इनके विकास के बारे में ये देखते हैं। हडलॉक 1974 में विकास को परिभाषित करते हुए लिखा कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। एक नवजात शिशु उठना, बैठना तथा चलना नहीं जानता। छोटा बच्चा, जन्मता बच्चा क्या है, वो किसी भी सभी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होता है। उसके शरीर के कोई भी अंग संतुलित नहीं होते और वो उस समय वो दूसरों पर ही निर्भर होता है। तो उठना, बैठना, चलना ये सब नवजात शिशु जानता नहीं है। परंतु जैसे जैसे उसका विकास आरंभ होता है, होने लगता है, तो वह यह सभी प्रक्रियाएं करना सीख जाता है। बालक में विकास संबंधी सभी प्रगतिशील परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित तथा क्रमबद्ध होते हैं। विकास की जितनी भी प्रक्रिया है वो बच्चों में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और क्रमबद्ध होती है, क्रमानुसार एक के बाद एक विकास की प्रक्रियाएं होती रहती है। दूसरे विद्वान थे जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। किसी भी व्यक्ति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाला यह परिवर्तन विकास तंत्र को नियंत्रण में रखता है। प्रगति रूपी मापदंड निर्धारित करने वाली यह दशा शून्य से प्रारंभ होती है। ये जो प्रगति आगे की ओर विकास बढ़ता जाता है वो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है? शून्य से, एक छोटे से भ्रूण से प्रौढ़ावस्था तक विकास होता रहता है। और उसके बाद एक और विद्वान है मुनरो। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की प्रक्रिया से गुजरता है। यह प्रक्रिया विकास के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई लगभग एक सी मिलती जुलती परिभाषाएं हैं कि बच्चे भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक इनमें विकास की गति जो है वो निरंतर होती रहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रसव एवं गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशुओं की आवश्यकताएं। क्या है? प्रसव एवं गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशु की आवश्यकताएं। इस अवस्था में जन्म के समय माँ और शिशु की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, इसको हम लोग जानते हैं। प्रत्येक नवजात शिशु के लिए जीवन की प्रारंभिक अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम लोग ये जानते हैं स्वाभाविक रूप से कि हर बच्चे के लिए जो है जीवन की प्रारंभिक अवस्था जो है, शुरुआत की अवस्था जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जन्म के पश्चात के 28 दिन जो हैं वो शिशु के लिए काफ़ी संकटपूर्ण होते हैं। जन्म से 28 दिनों तक शिशु की जो देख रेख है वो बहुत अच्छे ढंग से, शिशु और माता दोनों की देख रेख बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। जो भी उनकी देख रेख कर रहे होते हैं उनको माता और शिशु का पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें माता के शरीर से पृथक होकर वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है। प्रसव के बाद क्या होता है, शिशु जन्म से वो माँ से बिल्कुल गर्भ से अलग हो जाता है। शिशु नए वातावरण में आता है, क्योंकि गर्भ में वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसे किसी भी कार्य के लिए खुद से प्रयास नहीं करना होता है। लेकिन जैसे ही वो नए वातावरण में आता है वो अपने वातावरण से अनभिज्ञ होता है और सभी चीज़ों के लिए उसे खुद से प्रयास करना पड़ता है। तो इस अवस्था में उनकी देख रेख होना बहुत ज़रूरी है।
इस समय शिशु मृत्यु दर भी अधिक होती है। अगर इस समय बच्चे की देखभाल अच्छे ढंग से नहीं हो तो शिशु मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जन्म के पश्चात माता एवं शिशुओं की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, एक शिशु जन्म ले लेता है, तो कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक है। जैसे पहला है कुशलता पूर्वक देखभाल। एक नवजात शिशु और माता की देखभाल बहुत ही अच्छे ढंग से कुशलता पूर्वक होनी चाहिए। माता एवं शिशु की प्रसव के पश्चात उचित प्रकार से देखभाल करना आवश्यक है एवं सामान्य रूप से प्रसव हो सके इसका प्रबंध करना चाहिए। हर समय ये कोशिश होनी चाहिए कि माँ की डिलीवरी प्रसव जो है वो नॉर्मल हो, इसका प्रबंध हो। इसके अतिरिक्त यदि माता तथा शिशु को किसी प्रकार की जटिलता आती है तो समय रहते दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। जन्म के समय दोनों काफ़ी कष्ट में हो जाते हैं, माँ और शिशु। इसीलिए जो भी परेशानी या जटिलता उस अवधि में आए उसे तुरंत ही समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पे अगर कोई अच्छे कुशल डॉक्टर, चिकित्सक, नर्स हो तो उनसे मिलकर माँ और बच्चे की परेशानियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। समर्थन तथा देखभाल। शिशु तथा माता को स्नेहपूर्वक वातावरण तथा नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल के लिए पारिवारिक समर्थन को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है समर्थन तथा देखभाल। ये बहुत ज़रूरी है कि जब शिशु जन्म ले लेता है तो दोनों की देखभाल और परिवार का समर्थन बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह से माँ को भी मानसिक तनाव नहीं हो और बच्चे की देखभाल अच्छे से हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो भी परिवार के सदस्य उनकी देख रेख कर रहे हों वो मन से उत्साहित होकर इन कार्यों को करें। फिर है तीसरा रोग संक्रमण पर नियंत्रण। सुरक्षित प्रसव के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। इसके लिए स्वस्थ प्रसव स्थान होना चाहिए। जहाँ भी प्रसव कराने के लिए ले जाना है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र, तो उन जगह पे साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखना है। प्रसव के पहले उसमें उपयोग में आने वाले जितने भी सामानों को उपयोग में लाया जाता है उसे विसंक्रमित करके रखना चाहिए। पहले से उसकी तैयारी होनी चाहिए। फिर है जटिलताओं का प्रबंधन। ये लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। तो इसमें है कि गर्भकाल में कई प्रकार की जटिलताएं आती रहती हैं, यानी कि बहुत तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो इन पे ध्यान देना है कि किसी भी तरह से माँ और बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना हो। कभी कभी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव या उच्च रक्तचाप, माँ का बीपी बहुत हाई हो जाना, या फिर प्रसव पीड़ा बहुत अधिक देर तक, तो इसमें माँ और बच्चे दोनों ही काफ़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। तो ये सब समस्याएं जो है बहुत ही गंभीर समस्या है। इन्हें दूर करने का प्रयास जल्द से जल्द करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना, वृद्धि और विकास का अर्थ, परिभाषा और प्रसव एवं गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को जाना। एक बार आप लोग भी खुद से इसे देख लेंगे बुक से, और फिर अगले क्लास में हम लोग नवजात शिशुओं की
जन्म के पश्चात की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।